नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्यपुस्तक से पाठ नंबर 19वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मैं कवि कैसे बना। मैं कवि कैसे बना इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। पाठ को विस्तारित रूप में पढ़ने से पहले हम इस पाठ के लेखक के बारे में संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। मैं कवि कैसे बना इस पाठ के लेखक है गोपाल प्रसाद व्यास। गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म 13 फरवरी सन 1915 ईस्वी सन माघ शुक्ल दशमी संवत 1972 को मथुरा जनपद के मोहम्मदपुर परसोली गांव में हुआ था। यह वही स्थान है जहां सूरदास ने अनेक भक्ति पदों का निर्माण किया और वहीं पर उनका देहवासन हुआ। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि लेखक गोपाल प्रसाद व्यास, इनका जन्म सूरदास, जहाँ पर जन्म हुआ था सूरदास जी का, वहीं पर हुआ है। लेखक गोपाल प्रसाद व्यास, इनके पिताजी पंडित ब्रज किशोर शास्त्री स्वर ताल के अच्छे ज्ञाता थे और माता चमेली देवी गीत वाद्य की अच्छी जानकार थी। इनकी स्कूली शिक्षा केवल 7वीं कक्षा तक हुई। बाद में इन्होंने विशारद, प्रभाकर और साहित्य रत्न की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। ये जाने माने पत्रकार, लब्ध प्रतिष्ठित व्यंग्यकार, शिष्ट हास्य रस के सुप्रसिद्ध कवि और लेखक है। इनको सन 1965 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। 28 मई 2005 को लेखक गोपाल प्रसाद व्यास, इनका देहावसान अर्थात उनके मृत्यु हो गए। तो बच्चों, यह है लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम पाठ को विस्तारित रूप में देखेंगे। पाठ नंबर 19, मैं कवि कैसे बना। प्रस्तुत आत्मकथा में गोपाल प्रसाद व्यास ने अपने बचपन में कवि बनने की लालसा का प्रस्तुतिकरण बड़े ही रोचक ढंग से किया है। बच्चों, यह जो पाठ है वह लेखक गोपाल प्रसाद व्यास इन्होंने लिखा है और यह इनकी आत्मकथा है। अब आत्मकथा, आप सबको पता होगा कि आत्मकथा का अर्थ क्या होता है। आत्मकथा का अर्थ होता है कि हम अपनी कथा स्वयं बताएं। आपने आत्मकथनात्मक निबंध भी पढ़े होंगे और लिखे होंगे। प्रस्तुत पाठ आत्मकथा विधा में लिखा गया है। आत्मकथा स्वयं के अनुभव व्यक्त करने का सबसे सरल माध्यम है। आत्मकथा के द्वारा लेखक अपने जीवन, परिवेश, महत्वपूर्ण घटनाओं, विचारधारा, निजी अनुभव, अपनी क्षमताओं को, दुर्बलताओं के साथ साथ अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार आत्मकथनात्मक या आत्मकथक पाठ होते हैं। बालक गोपाल दास ने अपनी गलती को अपने कक्षा अध्यापक के सामने स्वीकार कर उसका निराकरण पूछा। अब देखिए, यहाँ पर लेखक गोपाल प्रसाद व्यास, इन्होंने अपने इस आत्मकथा में वो जब बचपन में कविता लिखते थे तो उस समय उनका अनुभव उन्होंने यहाँ पर इस पाठ में हमें बताया है। बालक गोपाल दास ने अपने गलती को कक्षा अध्यापक, अपने क्लास टीचर के सामने उन्होंने जो गलती की थी वह स्वीकार की और उसका अब क्या हल हो सकता है यह पूछा। अध्यापक ने उसे तुकांत शब्दों के माध्यम से कविता बनने का पहला गुर सिखा दिया। तो यहाँ पर इस पाठ का संक्षिप्त आशय दिया है। अब हम पाठ को शुरुआत करते हैं। कोई सन 1924 के आसपास की बात है। मैं मथुरा के अग्रवाल विद्यालय में शायद 3रे दर्जे में पढ़ रहा था। वह भारत का जागरण काल था। समाज सुधारक और राष्ट्रीयता दोनों ही अपने पूर्ण यौवन पर थे। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने जो अपना अनुभव बताया है अपने आत्मकथा में, वह आत्मकथा बताते समय उन्होंने जो अपने बचपन की याद बताई है उसका ईयर दिया है सन 1924। अब यहाँ पर अगर हम बात करते तो उस समय हमारा जो देश था स्वतंत्र नहीं हुआ था और समाज सुधारक और राष्ट्रीयता
यह दोनों भावनाएं उभर कर आती थी। तो यह उस समय का भारत का जागरण काल था। वे अलग अलग युग हम देखते हैं, तो उसमें से यह जागरण काल का युग था। और उस समय लेखक जो थे मथुरा के अग्रवाल विद्यालय में तीसरे दर्जे में पढ़ा करते थे। शिक्षा संस्थाओं पर इनकी गहरी छाप थी। हमारे विद्यालय में भी लगभग प्रति सप्ताह कोई ना कोई उत्सव आयोजन होता ही रहता था। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जो सामाजिक और राजनीतिक परिवेश होता है उसका जनजीवन पर बहुत प्रभाव होता है। उस समय हमारा देश जो स्वतंत्रता के युद्ध में अग्रसर था, जागरण काल था, लोगों को जागरूक किया जा रहा था अपने स्वतंत्रता के इस संग्राम में। तो इसका असर स्कूल और छात्राओं पर भी हो रहा था। तो यही बात यहाँ पर हमें लेखक बता रहे कि उनके विद्यालय में भी हमेशा कोई ना कोई उत्सव आयोजन प्रतियोगिता होती थी। मुझे भी इन अवसरों पर उजले उजले कपड़े पहनकर आगे बैठने में बड़ा आनंद आता था। उजले उजले अर्थात आप लोगों को पता है जिस प्रकार से आज भी हम अधिकतर 15 अगस्त या 26 जनवरी को सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, यूनिफॉर्म जो होता है वो अच्छा सा साफ सुथरा होता है लाइट रंग का। तो उसी प्रकार यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे ज़माने में भी जब वे स्कूल में जाते थे तो वातावरण सामाजिक और राजनीतिक वातावरण होने के कारण और जागरण काल होने के कारण हमेशा कुछ ना कुछ स्कूलों में आयोजन किया जाता था। और उस समय उजले उजले कपड़े पहनकर बच्चों को विद्यार्थियों को आगे बिठाया जाता था। संगीत तो मेरे परिवार के रग रग में था। जैसे कि हमने लेखक के परिचय में देखा था, जीवन परिचय में उनके माताजी और पिताजी के बारे में। तो यहाँ पर कवि वही बात बताना चाहते हैं कि जो कविता लिखने का जो ये काम है, कविता और संगीत, इनका जो मिला जुला उनका जो वातावरण था वह उनको बचपन से ही, और हम बोलते हैं ना कि माता और पिताजी के गुण बच्चों के अंदर आते हैं। तो यह जो संगीत का और कविता का या गीत लिखने का जो गुण है या जो संस्कार उनके अंदर हुए थे वह पूर्व परंपरा से उनके अंदर आए हुए थे। यहाँ पर लेखक यही बात हमें इस परिच्छेद में बता रहे कि संगीत तो मेरे परिवार के रग रग में था। मेरे नाना जी, जिनका नाम नंदन गिरवर जी है, अपने दिनों में ब्रज की रासलीलाओं को एक छत्र स्वामी थे। तो वह ब्रज भाषा में रासलीलाओं की रचना करते थे, गाते थे उनको उनके नाना जी। मेरे पिताजी पंडित ब्रज किशोर जी शास्त्री को भी स्वर ताल का अच्छा ज्ञान था। मेरी जीजी अर्थात इनकी माँ के बिना तो हमारे गली मोहल्ले में स्त्रियों का कोई गीत वाद्य जमता ही ना था। तो इस प्रकार से संगीत और गीत लिखने की अर्थात कविता लिखने की यह जो कला लेखक के अंदर आई है वह उनके घर का जो माहौल था, परिवेश था, उनके नाना जी, उनके पिताजी और उनकी माँ, इनको संगीत का वाद्य का गीत वाद्य का गीत गाने का यह पहले से ही वह शौकीन थे। उनके अंदर ये गुण थे उनके पेरेंट्स के अंदर, और वही गुण उनके अंदर भी किस प्रकार से आया यहाँ पर लेखक हमें यही सारी बातें इस पाठ में बताने वाले हैं। मैं अपने माता पिता की अकेली संतान था, इसलिए उनकी अन्य सब चीज़ों के साथ साथ संगीत भी मुझे विरासत में मिला। तो जिस प्रकार से माँ और पिताजी से बहुत सारी बातें बच्चों को विरासत में मिलती है, उसी प्रकार अगर माँ और पिताजी में कुछ अच्छे गुण होते हैं तो वही गुण बच्चों के अंदर विरासत के रूप में आते हैं। जैसे अगर माँ और पिताजी को नृत्य आता है तो बच्चे भी नृत्य कला में बहुत ही आगे होते हैं। संगीत में अगर होते, चित्रकला होते, बहुत सारे ऐसे कला होते जिनमें अगर पेरेंट्स उनके उस कला में माहिर है तो उनके बच्चे भी विरासत के रूप में वह गुण ले लेते हैं। इसी बपोती के कारण मैं अपने संगीत के घंटे का मॉनिटर बनता था, और गणेश चतुर्थी के अवसर पर जब हमारे नगर में विद्यालय की गाती बजाती शोभा यात्रा निकलती थी तो मैं उसका बनचट्टा बनाया जाता था। तो यहाँ पर लेखक ये बताते कि जब स्कूल में हमारा, आप लोगों को पता होगा कि अलग अलग विषय स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। अभ्यासक्रम के अलावा ये जो 6 सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, उसके अलावा भी बच्चों को पीटी का पीरियड होता है, ड्राइंग का पीरियड होता है, उसी प्रकार नृत्य का भी पीरियड होता है, कंप्यूटर का होता है। वैसे ही संगीत भी सिखाया जाता था। तो लेखक कहते कि संगीत के जो शिक्षक थे उन्होंने संगीत के उस तासिका में लेखक को क्या बनाया था, मॉनिटर बनाया था, क्योंकि लेखक संगीत कला में
गीत गाने में और लिखने में, गाने में बहुत अच्छे थे, ऐसा सबका मानना था। और इसी प्रकार हर कोई भी गीत बजाने का कार्यक्रम रहता था, कोई उत्सव रहता था, तो लेखक को प्रमुख पद दिया जाता था। लेकिन मेरा यह संगीत ज्ञान मुझे विद्यालय के सभा समारोह में कोई महत्ता नहीं दिला सका। लेकिन लेखक यहाँ पर बताते हैं कि भले ही संगीत की जब बात आती थी तो मुझे थोड़ा प्राधान्य दिया जाता था, लेकिन जब विद्यालय के सभा समारोह, बड़े बड़े सभा समारोह आयोजन किए जाते थे तो लेखक को इतना महत्व प्रदान नहीं किया जाता था। मुझे किसी समारोह में संगीत सुनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। यह मेरे साथ सरासर अन्याय था, और जहाँ तक याद पड़ता है जानबूझकर तो मैंने अन्याय को बचपन से ही सहन नहीं किया। अब यहाँ पर कवि लेखक बताते हैं कि जब कभी भी विद्यालय में सभा समारोह होते थे, बड़े बड़े संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई हर भाषा के संगीत के कार्यक्रम होते हैं, कविताएं लेखन होते हैं, स्पर्धा होते हैं। तो इस प्रकार से स्कूलों में भी बच्चों के अंदर इस प्रकार के समारोह क्यों आयोजित किए जाते हैं कि बच्चों के अंदर जो सुप्त गुण होते हैं, बहुत सारे बच्चों को ऐसा पता नहीं होता है कि उनके अंदर ये सुप्त कला होती है, लेकिन जब स्कूलों में, पाठशालाओं में इस प्रकार का आयोजन किया जाता है तो बच्चे उसमें पार्ट लेते हैं, और पार्ट लेने के बाद वो जब प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं, तो उनके अंदर के ये गुण अपने आप बाहर आ जाते हैं। और जब यह गुण उनको समझ में आता है, उनके पेरेंट्स को, उनके शिक्षक को समझ में आता है, तो उसमें विकास करके आगे वो अपना करियर बना लेते हैं। और तभी तो हमें पता चलता है कि कौन हमारे अंदर कौन से गुण है, या किस बच्चों के अंदर कौन से अच्छे अच्छे गुण है। कोई संगीत में अच्छा होता है, कोई खेल कूद में अच्छा होता है, कोई वक्तृत्व में अच्छा होता है, स्पीच में, या कोई ड्राइंग में अच्छा होता है। तो ऐसे अलग अलग कलाओं के गुण स्कूलों में समारोह आयोजित किए जाते हैं, स्पर्धा आयोजित किया जाता है, जिससे कि बच्चों के अंदर के ये सारे गुण पता चले। तो इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि मुझे तो कोई विशेष स्थान नहीं मिला करता था, तो ये मेरे ऊपर बचपन में अन्याय किया जाता था। और यह अन्याय तो बचपन से लेकर कहते कि आज तो मैं बड़े होने के बाद तो मैंने कभी किसी प्रकार का अन्याय सहन नहीं किया, लेकिन बचपन से ही मुझे अन्याय सहन नहीं करने का गुण था। तभी मैंने देखा कि लोगों के मन में संगीत से अधिक कविता की कद्र है। मैंने पाया कि मेरे साथी लड़कों को संगीत सुनाने के लिए तो नहीं, पर कविताएं सुनाने के लिए बड़े चाव से आमंत्रित किया जाता है। फिर यह भी देखा कि अच्छे बुरे की, आदर अनादर की सूचना तालियों द्वारा ही प्रकट होती है। तो अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि संगीत के लिए नहीं ज़्यादा लोगों के मन में कद्र थी, लेकिन जो कविता लिखते थे और कविता बोलते थे उनकी बड़ी वाहवाही की जाती थी। तो लेखक कहते हैं कि मैंने देखा कि संगीत सुनने के बजाय ना सारे जो श्रोते होते हैं तो वह कविताएं कविता सुनना बहुत पसंद करते थे, और बड़े चाव के साथ कविता सुनाने के लिए बुलाया जाता था, बल्कि संगीत सुनाने के लिए कोई नहीं बुलाते थे। और संगीत के सुनाने के बजाय जब कविताओं को बहुत प्रशंसा की जाती, स्तुति की जाती थी, तालियां बजाकर उनके आनंद को, सम्मान को प्रकट किया जाता था। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि कोई भी अच्छा या बुरा, किसी का आदर या अनादर ये उन किस पर डिपेंड होती है कि वो जितनी ज़्यादा तालियां मिलेगी उतना उनका सम्मान होता है, उतने उनकी कविताएं अच्छी होती है। मैं देखता कि साथी लड़कों का संगीत सुनने के बाद तालियों की तड़तड़ाहट बड़ी क्षीण होती है, और उसमें भी लड़के नहीं, अध्यापक ही थोड़ा रस लेते। अब लेखक का जो अनुभव है यहाँ पर संगीत के संबंध में, वो बोल रहे कि मतलब संगीत के संबंध में उनका अनुभव था वह कोई कुछ अच्छा अनुभव नहीं था। वे कहते हैं कि लड़कों के संगीत सुनने में किसी भी प्रकार के जो बच्चे होते थे स्कूल के, संगीत सुनने में उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी और तालियां भी ज़्यादा नहीं मिलती थी। और अगर कोई उसमें इंटरेस्टेड थे, कोई रस लेते थे संगीत सुनने के लिए, तो बड़े जो अध्यापक रहते थे वो भी गिने चुने ही अध्यापक रस लेते थे। मगर लेखक कहते कि संगीत के स्थान पर कविता के बाद जिस तरह तालियों के खाली बादल गरजते थे, उन्हें देखकर मेरे मन में भी कविताएं सुनाने की लालसा उत्पन्न होने लगी। लेखक बता रहे अपना अनुभव कि संगीत से ज़्यादा है ना सारे लोग कविता सुनाने में, कविता सुनने में ज़्यादा पसंद करते थे। तो कविता के लिए बहुत तालियां मिलती थी, और यह सब देख के लेखक के मन पर यह बहुत बड़ा असर हुआ कि संगीत के बजाय पर उनके मन में क्या लालसा उत्पन्न हो गई कि वह भी कविताएं
सुनाने लग जाए। तो इस प्रकार कविता सुनाने के लिए वह मन में किस प्रकार से, यहाँ पर आपको लेखक हमें यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से कविता लिखने और कविता सुनाने में उनकी दिलचस्पी बचपन में ही हो गई थी। अब आगे लेखक कहते कि मथुरा में तब ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि श्री नवनीत चतुर्वेदी जीवित थे। उनकी वहाँ अच्छी शिष्य मंडली थी। इन शिष्यों को ब्रज भाषा के अनेक चुटेले कवित्त सवैय कंठस्थ होते थे। बसंतोत्सव के फूल डोलो। तो यहाँ पर लेखक यही बताते हैं कि मथुरा में तब ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि श्री नवनीत चतुर्वेदी जीवित थे और किस प्रकार से उनकी शिष्य मंडली जो तो अलग अलग प्रकार के कवि ब्रज भाषा में रचित कविता और सवै किस प्रकार से कंठस्थ करते थे, याद करते थे, यह यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि इस आत्मकथा में लेखक ने अपने बचपन में संगीत क्षेत्र में किस प्रकार से संगीत यह गुण या संगीत यह कला किस प्रकार से उनको विरासत में अपने माता पिताजी से मिला था, यह बताते हैं। लेकिन संगीत के स्थान पर उन्होंने देखा कि कविता को लोग बहुत महत्व दे रहे, तो कविता के प्रति उनकी रुचि निर्माण होने लगी। आगे लेखक ने अपनी कविता की शुरुआत कैसे की, इसके बारे में हमें जानना है, लेकिन उसको हम इसके अगले सेशन में जानेंगे। धन्यवाद।